वंदे मातरम विद्यार्थियों, क्विक रिवीजन की श्रृंखला में परीक्षा से पूर्व में एक पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों का जो क्विक रिवीजन है वो करवा चुका हूँ। यानी वन लाइनर जो क्वेश्चंस है मल्टीपल चॉइस के रूप में या एक नंबर के रूप में या रिक्त स्थान के रूप में जो पूछे जा सकते हैं। अब जो दूसरी पुस्तक आपकी है समकालीन विश्व राजनीति, इसके सभी 6 पाठों के क्विक रिवीजन में एक ही वीडियो में आपको करवाऊँगा। आशा है आपको ये प्रयास पसंद आएगा और कम से कम समय में इस पूरी पुस्तक का रिवीजन है वो हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस जो अवसद ग्रुप में या रिक्त स्थान ग्रुप में या एक नंबर के प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, सोवियत प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? तो उसका आंसर है समाजवादी साम्यवादी विचारधारा पर आधारित थी। दूसरा प्रश्न है, सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैनिक संगठन कौन सा था? तो वार्सा पैक्ट था। जो अमेरिका द्वारा जो नाटो था उसके अगेंस्ट में जो बनाया गया था वो वार्सा पैक्ट था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पार्टी को सोवियत संघ की राजनीति पर दबदबा था? तो उसका आंसर है कम्युनिस्ट पार्टी का। सोवियत रूस में 1985 में किसने सुधारों की शुरुआत की? तो मिखाइल गोर्बाचोव ने शुरुआत की थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, किस दीवार का गिरना शीत युद्ध की समाप्ति का प्रतीक था? तो बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध की समाप्ति का प्रतीक था और बर्लिन की दीवार 1961 में बनाई गई थी और 1989 में गिराई गई। यानी 28 साल तक ये दीवार शीत युद्ध की प्रतीक के रूप में रही। नेक्स्ट है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2001 में भारत रूस सामरिक समझौते के रूप में दोनों देशों के बीच में कितने द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए? इसका आंसर है 80 जो दस्तावेज हस्ताक्षर हुए। 1917 की रूसी क्रांति के नायक कौन थे? तो व्लादिमीर लेनिन इसके नायक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो व्लादिमीर लेनिन है इसके संस्थापक थे बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के। लेनिन के उत्तराधिकारी कौन थे? तो सही आंसर है इसका जोसेफ स्टालिन। नेक्स्ट प्रश्न है, मिखाइल गोर्बाचोव ने राजनीतिक और आर्थिक सुधार हेतु किन 2 नीतियों को अपनाया? तो 2 प्रमुख फेमस नीतियां थी, पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्रचना और ग्लासनोस्त यानी खुलेपन की नीति। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त। सोवियत संघ कितने गणराज्यों से बना था? तो 15 गणराज्यों से बना था। नेक्स्ट प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 25 दिसंबर 1991 को हुआ। सोवियत संघ के विघटन के समय या सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ के विघटन या सोवियत संघ के अंतिम, उसके बाद में जो रूस है वो अलग देश बन गया था, तो वो थे मिखाइल गोर्बाचोव। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है? तो पूर्वी यूरोप के जो देशों को जो समाजवादी खेमे में थे वो दूसरी दुनिया कहलाती है। पहली दुनिया अमेरिका के समर्थन वाले पश्चिमी यूरोप के देशों को कहा जाता है। रूस के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो रूस के प्रथम राष्ट्रपति ये बोरिस येल्त्सिन थे। यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद में जब रूस बना तो उसके प्रथम राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन थे। रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। और किसने कहा था कि लेनिनवाद साम्राज्यवाद के युग का तथा श्रमजीवी क्रांति का मार्क्सवाद है? तो ये कथन स्टालिन का था, जोसेफ स्टालिन का। नेक्स्ट है, लेनिन के उत्तराधिकारी कौन थे? तो जोसेफ स्टालिन। सोवियत संघ के विघटन के लिए किस नेता को जिम्मेदार माना गया? तो मिखाइल गोर्बाचोव को। नेक्स्ट प्रश्न है या जानकारी देता हूँ, व्लादिमीर जो लेनिन है रूस में बोल्शेविक पार्टी के संस्थापक थे, 1917 की रूसी क्रांति के नायक और सोवियत संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे। उसके बाद में सोवियत संघ के जो विघटन के पश्चात स्वतंत्र हुए 15 जो गणराज्य थे वो रूसी संघ था, कजाकिस्तान, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्दोवा, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। ये 15 देश स्वतंत्र हुए थे। इस प्रकार इस पार्ट का जो क्विक रिवीजन पूरा हुआ। और जो नेक्स्ट जो पार्ट है शीत युद्ध का दौर, इसका क्विक रिवीजन शुरू करते हैं। वन लाइनर या मल्टीपल चॉइस के रूप में पूछे यह संभावित जो प्रश्न है, प्रयास कर रहा हूँ कि पूरी पुस्तक का जो रिवीजन है वो कुछ ही मिनटों में हो जाए। तो पूंजीवादी गुट के देशों का नाम बताइए। तो पूंजीवादी जो गुट था अमेरिका के समर्थन वाला, उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि देश थे। साम्यवादी गुट के देशों के नाम बताइए। तो साम्यवादी गुट में सोवियत संघ के साथ में पोलैंड, हंगरी और उत्तरी कोरिया थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों के नाम बताइए। तो भारत, मिस्र, घाना वगैरह ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य है। 5 ऐसे देशों के नाम बताइए जो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में उपनिवेशवाद के चंगुल से मुक्त हुए। तो भारत, पाकिस्तान, घाना, इंडोनेशिया, मिस्र ये सारे देश है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में स्वतंत्र हुए थे। वार्सा संधि से जुड़े 4 देशों के नाम बताइए। तो वार्सा संधि सोवियत संघ से संबंधित थी और इसमें रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी और पोलैंड जो देश है वो शामिल थे। नेक्स्ट है, क्यूबा संकट मिसाइल संकट कब उत्पन्न हुआ? तो क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ। यानी ये शीत युद्ध का जो चरम बिंदु माना जाता है। उसके बाद में बर्लिन की दीवार कब खड़ी की? तो बर्लिन की दीवार 1961 में खड़ी की गई और 1989 में गिराई गई 28 साल के बाद में। नाटो की स्थापना कब हुई? तो नाटो की स्थापना अप्रैल 1949 में हुई। नेक्स्ट प्रश्न है कि वार्सा संधि कब हुई?
तो इसका आंसर है 1955 में। नेक्स्ट है तीसरी दुनिया से क्या अभिप्राय है? तीसरी दुनिया का मतलब है विकासशील और विकसित देशों का समूह, यानी जो विकासशील देश है या अल्प विकसित देश है उनका जो समूह है वो तीसरी दुनिया कहलाता है। प्रथम दुनिया में अमेरिका के समर्थन वाले जो पूंजीवादी देश, और दूसरी दुनिया में रूस के समर्थन वाले साम्यवादी देश माने जाते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड, यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य हैं? तो 120 देश इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट है नाटो की फुल फॉर्म बताइए। तो नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यूबा मिसाइल संकट था 1962 का। और जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराया गया? तो हिरोशिमा और नागासाकी पे, हिरोशिमा पे 6 अगस्त और नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को गिराए गए थे। क्यूबा संकट के समय रूस के राष्ट्रपति कौन थे? तो रूस के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव थे। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समय अवधि क्या थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला, जबकि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 तक चला। सीटो की फुल फॉर्म बताइए। तो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीटो की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है एनपीटी की फुल फॉर्म बताइए। तो एनपीटी का मतलब है परमाणु अप्रसार संधि या ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। और एलबीटी की फुल फॉर्म बताइए। तो एलबीटी का मतलब है लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी या सीमित परमाणु परीक्षण संधि। नेक्स्ट है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में कितने देश शामिल हुए थे? तो 25 देश शामिल हुए थे। जापान पर गिराए गए बमों के गुप्त नाम क्या थे? तो लिटिल बॉय और फैट मैन। हिरोशिमा और नागासाकी जो बम गिराए गए थे उनके नाम थे लिटिल बॉय और फैट मैन। नेक्स्ट है वार्सा संधि को पूर्वी गठबंधन भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वार्सा संधि में जो शामिल देश थे वो अधिकांश पूर्वी यूरोपीय देश थे, सोवियत संघ के जो समर्थक देश थे। गुटनिरपेक्षता का मूल अर्थ क्या है? तो गुटनिरपेक्षता का मूल अर्थ है शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। नेक्स्ट प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन थे? तो इटली, जर्मनी, जापान को धुरी राष्ट्र कहा गया और बाकी के जो देश है वो सारे मित्र राष्ट्र के रूप में जाने गए। 3 प्रमुख नेता जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की तो वो थे भारत के जवाहरलाल नेहरू, और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, और यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो। ये 3 थे, नेहरू, नासिर और टिटो। नेक्स्ट है शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने पश्चिम यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन हेतु आर्थिक सहायता किस योजना के अंतर्गत दी थी? तो अमेरिका ने एक योजना चलाई थी, मार्शल योजना, इसके अंतर्गत सहायता दी थी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के कोई 2 नकारात्मक प्रभाव बताओ। तो 2 विरोधी गुटों का निर्माण, शस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा का जारी रहना, ये नकारात्मक प्रभाव थे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के 2 कोई सकारात्मक प्रभाव बताइए। यानी हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, तो शीत युद्ध के सकारात्मक प्रभाव ये थे कि एक तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को प्रोत्साहन मिला। नाटो को पश्चिमी गठबंधन क्यों कहा जाता है? क्योंकि पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देश है वो नाटो में शामिल हैं। नेक्स्ट है जो इस अगला पार्ट है समकालीन दक्षिण एशिया, इसके 1 लाइनर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन सार्क या दक्षेस का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1985 में किया गया। सिंधु नदी जल बंटवारा किन 2 देशों के बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट प्रश्न है सार्क या दक्षेस का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ। सार्क की फुल फॉर्म बताइए। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन या दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसकी फुल फॉर्म है सार्क की। नेक्स्ट है सार्क में वर्तमान में कितने सदस्य देश है? तो 8 सदस्य देश है। देशों का नाम मैं आगे बता दूंगा। भारत पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता कब हुआ? तो जुलाई 1972 में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है पंचशील की घोषणा कब हुई? तो पंचशील की घोषणा 1954 में हुई। भारत और बांग्लादेश के बीच में तनाव के 2 मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? तो भारत बांग्लादेश के बीच में जो तनाव या जो विवाद के बिंदु है चकमा शरणार्थियों की समस्या और गंगा नदी जल वितरण की समस्या। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता साप्टा पर हस्ताक्षर कब हुए? तो 2004 में हुए। भारत चीन युद्ध कब हुआ? तो 1962 में हुआ था। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ। शिमला समझौता कब हुआ? तो शिमला समझौता 1972 में हुआ था। नेक्स्ट है पंचशील की घोषणा कब की गई? तो 1954 में की गई। सिलोन के नाम से किस देश को जाना जाता था? तो श्रीलंका का जो पुराना नाम सिलोन है। भारत द्वारा शांति सेना किस देश में भेजी गई थी? तो भारत द्वारा शांति सेना श्रीलंका में 1987 में भेजी गई थी। सियाचिन का विवादित क्षेत्र है वो किन 2 देशों के बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में काराकोरम श्रेणी में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचे विस्तृत युद्ध स्थल इसको कहा जाता है। 1998 में भारत के किस स्थान पर परमाणु परीक्षण किए गए? तो पोखरण में। इससे पहले भी परमाणु परीक्षण पोखरण में ही किए गए थे। और 1998 में पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण कहाँ किए? तो चगाई पहाड़ी पे किए थे। नेक्स्ट है 1960 में विश्व बैंक की सहायता या मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए? तो वो संधि थी सिंधु जल संधि।
नेक्स्ट है सार्क में शामिल 8 देशों के नाम बताइए। तो सार्क में शामिल 8 देश भारत और उसके पड़ोसी देश है, जिनमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान, ये 8 देश है। नेक्स्ट है श्रीलंका ने कि जातीय संघर्ष में के निवारण हेतु किन 2 स्कैंडिनेवियाई देशों ने मध्यस्थता की थी। तो नॉर्वे और आइसलैंड ने LTTE और श्रीलंका सरकार के बीच में मध्यस्थता की थी। नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में कब परिवर्तित किया गया। तो 17 मई 2006 में। तो और लास्ट प्रश्न है इसका, इस पाठ का, प्रकाश जल संधि पर हस्ताक्षर कब और किसके बीच में हुए। तो दिसंबर 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच में प्रकाश जल संधि पर समझौते हस्ताक्षर हुए थे। इस तरह से इस पाठ के जो प्रश्न है वो पूरे हुए। अब जो नेक्स्ट पार्ट है समकालीन विश्व में सुरक्षा, तो इसके 1 लाइनर, मल्टीपल चॉइस या रिक्त स्थान के रूप में पूछे जाने वाले संभावित जो प्रश्न है वो रिवीजन कर लेते हैं। तो अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था। तो 11 सितंबर 2001 को, इसको 9/11 का हमला भी कहा जाता है। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है। तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरों से आज़ादी। जैविक हथियार संधि कब की गई। तो 1972 में। परमाणु अप्रसार संधि किस सन में की गई। 1968 में। सुरक्षा की धारणा में किस धारणा में माना जाता है कि देश की सुरक्षा को ज़्यादातर खतरा उसकी सीमा से बाहर से होता है। तो वो धारणा है परंपरागत धारणा। 2 तरह की धारणाएं होती है, तो परंपरागत धारणा के अंतर्गत ये माना जाता है। NTP की फुल फॉर्म और ये संधि कब हुई। तो NTP की फुल फॉर्म न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु प्रसार संधि, या 1968 में इसकी ये संधि हुई थी। ओसामा बिन लादेन किस आतंकवादी समूह से संबंधित था। तो अलकायदा से संबंधित आतंकवादी था। विश्व के 160 देशों ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए। तो जापान के शहर क्योटो में 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे। अपरोध का आशय क्या है। तो अपरोध का मतलब होता है युद्ध की आशंका को रोकना। अपराध नहीं, ये अपरोध है, थोड़ा गौर करें। और सुरक्षा के खतरों के किन्हीं 2 नए स्रोतों को बताइए। तो जो नए स्रोत है, एक तो वैश्विक तापप्रति है और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये नए खतरे के रूप में उभर रहे हैं। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। तो ये वैश्विक तापप्रति में काबू पाने के लिए और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित दिशा निर्देश है। और केमिकल वेपन्स कन्वेंशन या CWC संधि किन देशों के पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे। तो 181 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, CWC पे। नेक्स्ट है मानवाधिकारों को कितनी कोटियों में रखा गया है। तो मानवाधिकारों को 3 कोटियों में रखा गया है। मानवाधिकारों की पहली कोटि कौन सी है। तो पहली कोटि है राजनीतिक अधिकारों की। नेक्स्ट है भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। तो 1974 में किया था और पोखरण में किया था। निशस्त्रीकरण से क्या आशय है। तो निशस्त्रीकरण का अर्थ है विश्व शांति के लिए कुछ खास किस्म के हथियारों को पर रोक लगाना। आतंकवाद का क्या अभिप्राय है। तो आतंकवाद का अभिप्राय है राजनीतिक हिंसा जिसका निशाना आम या निर्दोष लोग, नागरिक होते हैं, और ताकि समाज में दहशत पैदा की जा सके। और जैविक हथियार संधि 1972 है, उसके तहत है कि बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन भी कहा जाता है इसको। इसके द्वारा जैविक हथियारों को बनाना, उनको रखना प्रतिबंधित कर दिया गया। और 155 से अधिक देशों ने इस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए, जिनमें विश्व की सभी महाशक्तियाँ शामिल है। और मानवाधिकारों की 3 श्रेणियाँ या कोटियाँ कौन सी है। तो राजनीतिक अधिकार जैसे अभिव्यक्ति और सभा करने की स्वतंत्रता। दूसरी जो कोटि है आर्थिक और सामाजिक अधिकार। और तीसरी कोटि है उपनिवेशीकृत जनता या जातीय और मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार। तो इस तरह से इस पार्ट का जो क्विक रिवीजन है वो पूरा हुआ। नेक्स्ट जो पार्ट है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। तो क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन किस देश में हुआ था। तो मैंने पहले बता दिया, जापान में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। तो 1992 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किस वर्ष में किए। तो 2002 में किए। रियो डी जेनेरियो किस देश का शहर है। तो ये ब्राज़ील का बहुत फेमस शहर है। नेक्स्ट है 1960 के दशक में किस मुद्दे या मसले ने जोर पकड़ा। तो पर्यावरण संबंधी मसलों ने जोर पकड़ा था। 1992 में किस विश्व स्तरीय सम्मेलन में ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के प्रमुख मुद्दों में शामिल कर दिया। तो 1992 में जो रियो सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन, उसने पर्यावरण मुद्दे को वैश्विक मुद्दे के रूप में चर्चित किया। रियो पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था। तो 170 देशों के प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था। और स्थलीय हिम का 90% हिस्सा और धरती पर मौजूद स्वच्छ जल का 70% हिस्सा कहाँ मौजूद है। तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप में मौजूद है, यानी बर्फ़ के रूप में मौजूद है। और लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक 1972 में किसने प्रकाशित की गई। तो ये पुस्तक क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रकाशित की गई थी। एक इम्पोर्टेंट पुस्तक है, लिमिट्स टू ग्रोथ है, और क्लब ऑफ रोम द्वारा 1972 में। और रियो सम्मेलन की सिफारिशों को किस नाम से जाना जाता है। तो एजेंडा 21 के नाम से इनको जाना जाता है। और नेक्स्ट जो प्रश्न है कि साझी संपदा किसे कहते हैं। तो वह संसाधन जिन पर किसी एक का वास्तविक अधिकार न होकर के संपूर्ण समुदाय का अधिकार होता है, उसे साझी संपदा कहते हैं। वैश्विक तापवृद्धि करने वाली गैसों के नाम बताइए। तो यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, हाइड्रोक्लोरोकार्बन है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि गैसें हैं।
नेक्स्ट है वैश्विक संपदा का अर्थ और उदाहरण बताइए। तो वह संपदा जिस पर किसी एक संप्रभु राष्ट्र का अधिकार नहीं होता बल्कि संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय साझे तौर पर उसका प्रबंधन करता है, जैसे पृथ्वी का वायुमंडल है, अंटार्कटिका है, समुद्री सतह है, अंतरिक्ष आदि है। ये वैश्विक संपदा के उदाहरण हैं। और किन्हीं दो प्राकृतिक संसाधनों के नाम बताइए जिनको लेकर राष्ट्रों के बीच में संघर्ष होता है। तो खनिज तेल है और जल है, ये बहुत ही चर्चित जो संसाधन है जिनके ऊपर संघर्ष होता रहता है। मूल निवासियों का प्रमुख निवास स्थान कहाँ कहाँ है? तो मूल निवासी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य और दक्षिण अमेरिका में, अफ्रीका में, दक्षिण पूर्व एशिया में और भारत में। वैश्विक संपदा की सुरक्षा हेतु तो कौन से महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं? तो कई समझौते हुए जिनमें अंटार्कटिका संधि 1959, मॉन्ट्रियल नवाचार 1987 और अंटार्कटिका पर्यावरण नयाचार जो 1991 है, ये महत्वपूर्ण समझौते हैं। नेक्स्ट है भारत में मूल निवासी के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो भारत में मूलवासी के लिए अनुसूचित जाति या आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। किन देशों ने अंटार्कटिका क्षेत्र पर अपने संप्रभु अधिकार का वैधानिक दावा किया है? तो अंटार्कटिका पर दावा करने वाले जो देश है उनमें ब्रिटेन है, अर्जेंटीना है, चिली है, नॉर्वे है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, यानी कई देशों ने इस पर संप्रभुता का दावा किया है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन कब किया गया? तो 1975 में किया गया। और फिलीपींस के कार्डिलर क्षेत्र में कितने मूल निवासी रहते हैं? तो लगभग 20 लाख मूल निवासी रहते हैं। नेक्स्ट है कि चिली में रहने वाले मूल निवासियों लोगों को क्या कहते हैं जिनकी संख्या लगभग 10,000 है? तो ये मापुचे कहलाते हैं। और मूल निवासी का मतलब होता है वे लोग जो किसी वन क्षेत्र, प्रदेश या अन्य भूभाग पर आदिकाल से निवास करते चले आ रहे हैं और वे संबंधित क्षेत्र के मूलवासी कहलाते हैं। तो इस तरह से लास्ट जो है कि टिकाऊ या विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या अर्थ होता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ होता है कि प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा प्रयोग करना कि जिसपे वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी हो जाए और भविष्य के लिए भी वो बची रहे, सुरक्षित रहे। तो जो नेक्स्ट पार्ट है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसके वन लाइनर और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। ये कथन किसका है? बहुत फेमस कथन है और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है डैग हैमरशेल्ड, उनका ये कथन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग कितने हैं? 6 अंग है। 1 नवंबर 1994 से संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग है वो स्थगित है? तो न्यासिता परिषद है या न्यास परिषद है, वो अभी स्थगित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो 193 देश इसके सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड की राजधानी हेग में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय का प्रधान क्या कहलाता है? तो महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ट्रिगवे ली महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? तो 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हो गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 15 न्यायाधीश होते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। और विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना कब हुई? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1944 को इसकी स्थापना हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो विश्व का जो नक्शा है उसके चारों तरफ जैतून की जो पत्तियां हैं, इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में मौजूद जैतून की पत्तियां हैं, ऑलिव जो लीव्स है, वो किसका प्रतीक है, संकेत है? तो ये विश्व शांति का संकेत है। WHO की फुल फॉर्म क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कोरोना काल में काफ़ी चर्चित संगठन रहा ये। यूनेस्को की फुल फॉर्म बताइए। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, इसका फुल फॉर्म है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1955 को। विश्व व्यापार संगठन का क्या कार्य है? तो वैश्विक व्यापार के नियमों का निर्धारण करना इसका प्रमुख कार्य है। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी? यानी इससे संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन था? तो लीग ऑफ नेशंस या राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बताइए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 देश स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं दो साल के लिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो मानवाधिकारों से जुड़ा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम बताइए। तो 5 स्थायी सदस्य है, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस, ये 5 स्थायी देश है। और 10 अस्थायी देशों का चुनाव है वो हर 2 साल में होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में अमेरिका का मताधिकार कितना है? तो IMF में मताधिकार अमेरिका का जो है वो 16.52% है।
सबसे ज़्यादा है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के नाम बताइए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों में महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, जिसमें से न्यास परिषद है वो अभी स्थगित है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की रक्षा से संबंधित 2 गैर सरकारी संगठनों के नाम बताइए, यानी ऐसे संगठन जो मानवाधिकारों से जुड़े हैं। एक तो अभी नाम आ गया था एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसके अलावा ह्यूमन राइट वॉच है। ये 2 गैर सरकारी संगठन है, यानी एनजीओ है। ILO की फुल फॉर्म बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कितने देशों ने 1945 में संयुक्त राष्ट्र के मूल चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे? 51 देशों ने हस्ताक्षर किए थे इस पर। और वीटो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वीटो का शाब्दिक अर्थ होता है मैं मना करता हूँ। सुरक्षा परिषद में यदि कुछ स्थायी सदस्य किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपनी असहमति प्रदान करता है तो उसे अस्वीकृत कर दिया जाता है, और इसके इस अधिकार को, यानी मना करने के अधिकार को, वीटो शक्ति कहा जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता है तो भारत की दावेदारी के पक्ष में तर्क बताइए। तो भारत के कुछ तर्क है कि एक तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, भारत सैनिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकी की दृष्टि से सशक्त राष्ट्र है, इस तरह से ये भारत की दावेदारी है। तो इस तरह से ये जो भी था क्विक रिवीजन समकालीन विश्व राजनीति के जो 6 पार्ट थे उनका क्विक रिवीजन है वो पूरा हुआ। मैंने प्रयास किया है कि इन 6 पार्टों में, यानी पूरी पाठ्य पुस्तक में इस साल जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित है उसके सभी इंपॉर्टेंट 1 लाइनर या मल्टीपल चॉइस के 1 नंबर के जो प्रश्न बन सकते थे वो सभी प्रश्नों को समावेश करने का प्रयास किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके अलावा मैंने जो पहली जो पुस्तक है उसके भी मैंने सभी पार्टों के एक क्विक रिवीजन का 20 मिनट का लगभग एक वीडियो बनाया हुआ है, यानी स्वतंत्र भारत में राजनीति, इस पाठ्यपुस्तक के सभी 6 पार्टों को शामिल करते हुए। तो वो भी आप एक बार देख लें। सभी इंपॉर्टेंट पूरी पुस्तक के जो प्रश्न हैं वो एक ही वीडियो में मैंने शामिल किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद और जय भारत। एक और बात याद दिला दूँ आपको कि परीक्षा समाप्त होने के बाद में एक बार आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इनमें से कितने प्रश्न है वो आपके परीक्षा में पूछे गए, आपको कितना परीक्षा में फ़ायदा हुआ। और अगर इन टॉपिक से संबंधित डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो चैनल पे सारे वीडियो, हर पार्ट के अलग अलग वीडियो अपलोड किए हुए हैं, एक बार जा करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय